ओके बच्चों, हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन। चैप्टर 3 करा था वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए था। नाउ दिस इज़ द मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन, मतलब इसमें एक्सेलरेशन जो है वो वेरी करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो एक्सेलरेशन है उसके ये 3 एक्सप्रेशंस होते हैं। आपको पता है, आपने P इज इक्वल टू एम एफ इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स पढ़ी थी, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स। P इज इक्वल टू एम एफ वेयर P रिप्रेजेंट्स द फोर्स जो हम लगाते हैं, जो नेट फोर्स बचता है, और m मास होता है ऑब्जेक्ट का, और f उसकी एक्सेलरेशन होती है। और एक्सेलरेशन को देने के लिए 3 एक्सप्रेशन होते हैं, d2s अपॉन dt स्क्वायर, dv बाई dt, v dv बाई ds। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन m इंटू f की तीनों वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, अब इन्होंने बताया हुआ है कि अगर एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ t, अगर f इज़ अ फंक्शन ऑफ t होगा तो t इन दोनों में आ रहा है ना, तो आप पहले 2 एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर f फंक्शन ऑफ v होगा तो आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हो। और अगर f इज़ अ फंक्शन ऑफ s होगा तो s सिर्फ इसमें आ रहा है, तो आप थर्ड एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन। मतलब आप इन तीनों में से एक्सप्रेशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई भी एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हो। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन f वेरिंग, वेरीफिंग नहीं लिखा है, वेरिंग है ये, वेरिंग एस टी एन। मतलब जो आपका f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t की पावर n के। ठीक है, इफ़ v वेलोसिटी है एट द डिस्टेंस s फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, शो दैट n+1 v स्क्वायर इज इक्वल टू n+2 fs। ठीक है, रेस्ट से पार्टिकल शुरू हो रहा है और स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन उसकी t की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी कर रही है, और v वेलोसिटी है s डिस्टेंस पर। आपको बताना है कि n+1 v स्क्वायर इज इक्वल टू n+2 fs। ठीक है, सो लेट, अब f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tn दिया हुआ है ना, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करके आप इसको लिख सकते हैं f इज़ इक्वल टू k tn। f की वैल्यू पुट कर सकते हो, अब ये t की फॉर्म में आ गया ना, तो f की वैल्यू आप t की फॉर्म में पुट कर सकते हो, दैट इज़ dv बाई dt इज इक्वल टू k tn। इसको इंटीग्रेट कर दो, डेरिवेटिव हट के अकेला v रह जाएगा, और ये इंटीग्रेट होके आ जाएगा k tn+1 अपॉन n+1 प्लस c1, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप इनिशियली जब बिल्कुल आपका मोशन शुरू हुआ तो t 0 था, टाइम 0 था, और बॉडी रेस्ट से शुरू हुई है, मतलब v भी 0 होगा। तो t0 v0 मतलब आपका ये 0 बन गया और ये भी 0 बन गया, तो c1 की वैल्यू आ गई 0। c1 की वैल्यू जब आप 0 पुट कर देंगे तो v आ जाएगा इक्वल टू k tn+1 अपॉन n+1। ठीक है, अब v को ds बाई dt पुट कर दो। ठीक है, इसको एक और बार इंटीग्रेट करो, ये s बन जाएगा और ये बन जाएगा k n+1, तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसका आ जाएगा t n+2 पावर और नीचे n+2 प्लस c2। अब c2 की वैल्यू निकालनी है, तो t0 मतलब जब बिल्कुल मोशन शुरू हुआ तो डिस्टेंस मूव्ड भी 0 होगा, तो s0 और t0 दोनों 0, मतलब ये चीज़ भी 0 बन गई, ये चीज़ भी 0 बन गई, अकेला c2 रह गया, c2 इज इक्वल टू 0 आ गया। c2 को 0 पुट कर दो, s की वैल्यू आ गई k, डिनोमिनेटर में आ गया n+1 इंटू n+2 एंड t की पावर n+2। ठीक है, अब fs ले लो, ये खुद लिया fs लेके f की वैल्यू पुट कर दो। f की वैल्यू क्या थी, f की वैल्यू थी k tn, f की वैल्यू k tn पुट कर दी, और s की वैल्यू भी पुट कर दो, s की वैल्यू ये पुट कर दो। ठीक है, ये fs क्यों लिया है, ये fs क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें क्या रिक्वायर्ड था, fs n+2 इज इक्वल टू दिस मच, तो मैंने fs ले लिया। अब इसको n+2 साथ में लेके आएंगे। अब n+2 यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसको इस साइड ले जाओ, n+2 fs आ गया, इस साइड क्या बचा, नीचे n+1 बच गया। बट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली न्यूमिरेटर में n+1 चाहिए ना, आंसर में न्यूमिरेटर में n+1 चाहिए। आपका ये जब इधर चला जाएगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में n+1 सिर्फ रह गया, न्यूमिरेटर में चाहिए, तो आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे n+1 स्क्वायर आ गया, ऊपर भी n+1 रह गया, साथ में रह गया k स्क्वायर t 2n+2 सॉल्व करके जो आपका बना। ठीक है, ये चीज़ जो है इट इज़ v का स्क्वायर है, ये v आपका पास निकला था ना इतना, इसका स्क्वायर करोगे तो इतना आ जाएगा ना, तो ये v का स्क्वायर है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन मूव्स अलॉन्ग x एक्सिस, द फोर्स एट एनी टाइम बीइंग
साइन टी प्लस 1/t+1² पर यूनिट ऑफ मास, मतलब पार्टिकल अगेन रेस्ट से शुरू कर रहा है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। फोर्स पर यूनिट मास, मतलब एक पर यूनिट मास, मतलब मास आपको यूनिट ही लेना है और फोर्स इतना दिया हुआ है। मतलब मास को अगर आप 1 लेते हो और फोर्स इतना लेते हो तो m इंटू एफ करके एक्सेलरेशन मिल जाता होता है आपको, m इंटू एफ करके, सॉरी आपका ये होता है ना p = mf। तो ये चीज़ अगर 1 है तो मतलब आपका ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो जितना फोर्स दिया हुआ है उतने ही एक्सेलरेशन होगा। तो ये जो फोर्स दिया हुआ है ये एक्सेलरेशन इवेंचुअली हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको शो करना है आफ्टर π/2 सेकेंड्स द पार्टिकल इज एट द डिस्टेंस दिस यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम शुरू करेंगे, एक्सेलरेशन ये ले लेंगे dv/dt, f को पुट कर देंगे क्योंकि ये t की टर्म्स में है ना, तो f को पुट करना पड़ेगा dv/dt = sin t प्लस ये ऊपर ले गए t+1⁻², दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दो, dv/dt को इंटीग्रेट करोगे v आ जाएगा, sin t को इंटीग्रेट करोगे -cos t आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा +c1। c1 इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये नीचे डिनोमिनेटर में ले जाइए, ठीक है। v = -cos t -1/t+1, c1 आ गया साथ में। अब c1 की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियली लेना पड़ेगा जब मोशन बिल्कुल शुरू हुआ, व्हेन t = 0 एंड व्हेन t = 0, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से शुरू हो रहा है तो v 0 हो गया, इट मीन्स t0 v 0, तो दोनों चीज़ें 0 पुट कर दो। c1 की वैल्यू आप सॉल्व कर लेना बेटा, t को 0 पुट कर दो, ये जब t को 0 पुट किया तो ये -1 बन जाएगा ना, और जब यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे तो ये भी -1 रह जाएगा, तो -1 -2, ये साइड भी 0 है, -2 इस साइड ले जाओ, 0 + 2 दैट इज़ 2 बन गया ना, तो c1 की वैल्यू 2 आ गई। c1 की वैल्यू को 2 पुट कर दो ऊपर, v की एक्सप्रेशन आ गया। अब v के एक्सप्रेशन से आप वैल्यू पुट कर दो dx/dt, फिर इसको इंटीग्रेट करो दोबारा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालो, वापस पुट करो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पूछा था उन्होंने जब t की वैल्यू π/2 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि आपको पूछा था उन्होंने कि कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा आफ्टर π/2 सेकेंड्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। तो ओरिजिन से डिस्टेंस मूव्ड कितना होगा, वो x की वैल्यू ही होगी। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है जब t = π/2। तो जो भी x का एक्सप्रेशन आया है उसमें t को पुट कर दो π/2 और सॉल्व करो, आपके पास आ जाएगा कि पार्टिकल ने कितना मूव करा है फ्रॉम द ओरिजिन, कितने यूनिट्स मूव करा है फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर द टाइम π/2 सेकेंड्स। एग्जाम्पल नंबर 3 में पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज़ गिवन टू बी f - kt²। शो करना है मैक्सिमम वेलोसिटी जो पार्टिकल की बनेगी u, वो इतनी आएगी, एंड स्पेस डिस्क्राइब्ड बाय इट बिफोर एक्वायरिंग द वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी को एक्वायर करने से पहले उसने कितना स्पेस डिस्क्राइब कर दी, मतलब कितना डिस्टेंस डिस्क्राइब कर दिया, वो इतना होगा, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन ये दिया हुआ है f - kt², तो ये t की टर्म्स में दिया हुआ है, तो उसने dv/dt ले लिया, हमने इंटीग्रेट करा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, निकाल लिया, वो सब पुरानी वाली चीज़ें करी हुई हैं, ठीक है। अब इन्होंने मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने को कहा है ना। सो वेलोसिटी जब भी मैक्सिमम होती है, जब भी आपको मैक्सिमा का पॉइंट निकालना होता है फंक्शन में, कोई भी आपको मैक्सिमा का पॉइंट निकालना होता है, तो आपने मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर पढ़ा ही होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि मैक्सिमा का पॉइंट आता है जब उस पॉइंट पर आता है जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो और उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो मैक्सिमा का पॉइंट तब आएगा जब डेरिवेटिव 0 होगा और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। अब डेरिवेटिव 0 होना मतलब dv/dt क्या होता है, f - kt², ये एक्सेलरेशन होता है ना, और एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ है, इट इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो √f/k। अब d2v/dt² आ गया, ये नेगेटिव होना चाहिए, वैसे इसको यहाँ से निकालिए, अगर आप d2v/dt² निकालिए, अगर ये था आपके पास dv/dt ना, इसको एक और बार डेरिवेटिव कर दो, ये बन जाएगा d2v/dt² और ये बन जाएगा f0 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास -2kt, इतना बन जाएगा। अगर इसमें हम t की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ √f/k पुट कर दें, तो ये नेगेटिव ही रहेगा ना, विच इज़ नेगेटिव। हैंस ये वाला जो पॉइंट है
इस पॉइंट पर डेरिवेटिव ज़ीरो है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब ये वाले पॉइंट पर आपका मैक्सिमम अटेन हो रहा है। ठीक है, सो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हो रही है जब t की वैल्यू हो रूट एफ अपॉन के। सो u कितना बन गया आपका, u मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, u इज़, वैसे आप इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मैक्सिमम वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी बन जाएगी v की जगह u आ जाएगा, और t की जगह पुट करोगे रूट एफ अपॉन के, दैट इज़ f इंटू रूट एफ अपॉन के माइनस के बाई 3 रूट एफ अपॉन के का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, रूट एफ अपॉन के को कॉमन ले लो, यहाँ से f बचेगा माइनस के बाई 3, और यहाँ से रूट एफ अपॉन के का स्क्वायर बचेगा। रूट एफ अपॉन के का स्क्वायर मतलब रूट और स्क्वायर कैंसिल, अकेला एफ अपॉन के बचेगा, के और के कैंसिल हो जाएंगे, एफ माइनस एफ बाई 3। ठीक है, एफ माइनस एफ बाई 3 होता है 2/3f। ये आप देखिए, ये f को अगर अंदर ले जाएंगे रूट के अंदर तो f स्क्वायर आ जाएगा, तो f स्क्वायर और f क्यूब बन गया, नीचे k। ठीक है, तो ये आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आई है, दिस इज़ वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। अगेन v कितना आया था आपके पास, ft माइनस के बाई 3 टी क्यूब, v की वैल्यू पुट कर दो dx बाई dt, दोनों साइड्स पर अगेन इंटीग्रेशन कर दो, c2 कांस्टेंट आएगा, जब t ज़ीरो है तो डिस्टेंस भी मूव्ड ज़ीरो है फ्रॉम द ओरिजिन, सो c2 की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, c2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी इतनी। दिस इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बिफोर एक्वायरिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी। आपको चाहिए ना, आपको ये नॉर्मली डिस्टेंस मूव्ड आया है इन टर्म्स ऑफ t, बट आपको तो चाहिए डिस्टेंस मूव्ड बिफोर एक्वायरिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मतलब वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कितने टाइम में हुई थी, वो रूट एफ अपॉन के टाइम में हुई थी। तो आप टाइम क्या लेंगे, टाइम ले लेंगे रूट एफ अपॉन के, पुट कर दोगे, सॉल्व कर लेना, आपका पहले इतना आएगा। ठीक है, बट आपको आंसर में उन्होंने ये दिया हुआ है 15u² अपॉन 16f, मतलब k नहीं आ रहा, तो k को एलिमिनेट करने के लिए आपको u पता है इतना है आपके पास ऊपर। ठीक है, यहाँ से दोनों साइड की पहले स्क्वायरिंग कर लो, u² इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 एफ क्यूब अपॉन के। आपको k की वैल्यू चाहिए या 1 अपॉन के की वैल्यू चाहिए, क्योंकि k तो अल्टीमेटली नीचे आ रहा है ना, तो 1 अपॉन के की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से 1 अपॉन के की वैल्यू निकालने के लिए 9u² अपॉन 4 एफ क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन के, जो कि ये लिखा हुआ है। तो 1 अपॉन के की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें, 1 अपॉन के 5f² अपॉन 12 तो अलग साइड पर बन गया ना, 1 अपॉन के बच गया, 1 अपॉन के को मैंने पुट कर दिया 9u² अपॉन 4f क्यूब। सॉल्व कर लो, इतना आ गया, विच वॉज योर रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ एग्जाम्पल में आपको कांस्टेंट फोर्स P दिया हुआ है 100 किलोग्राम, एक्ट्स ऑन अ 300 किलोग्राम ब्लॉक ए। एक आपको फोर्स दिया हुआ है 100 किलोग्राम का, जो एक ब्लॉक पर एक्ट हो रहा है, ब्लॉक ए पर एक्ट हो रहा है, और ब्लॉक का वेट है 300 किलोग्राम। ठीक है, बट एंगल वेरीज अकॉर्डिंग टू द लॉ थीटा इज इक्वल टू पाई टी बाई 60। बट जितने एंगल पर वो लग रहा है, वो एंगल जो है वो टी के साथ वेरी कर रहा है, और कैसे वेरी कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू पाई टी बाई 60, वेयर थीटा इज इन द रेडियंस एंड टी इन सेकेंड्स। थीटा रेडियंस में और टी सेकेंड्स में है। द मोशन ऑफ ए स्टार्ट्स व्हेन टी ज़ीरो एंड थीटा ज़ीरो। फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आफ्टर 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स के बाद आपने वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए का। द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू, आपको पता है जब भी फोर्स कुछ एंगल बना के लग रहा होता है तो उसके आप कंपोनेंट निकाल सकते हो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड टुवर्ड्स वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालने का मतलब है आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना चाहते हो, विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू कॉस। कॉस के साथ बनता है ना वो, मतलब वो बनेगा पी कॉस थीटा, और अगर वर्टिकल वाला निकालना चाहोगे तो वो बनेगा पी साइन थीटा। तो थीटा कितना है, और पी है 100, थीटा है पाई टी बाई 60। तो आपके पास आ गया 100 इंटू कॉस पाई टी बाई 60, ये किलोग्राम वेट में आया है। अगर आप इनको न्यूटन्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद जी। ठीक है, इफ़ द ब्लॉक जिसका मास है 300 किलोग्राम्स एक्सेलरेशन एफ के साथ मूव करेगा तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी पी इज इक्वल टू एम एफ। फोर्स तो ये है, एम है आपका 300, एफ। ठीक है, इसमें आप 300 को इसके नीचे ले जाओ, 100/300 मतलब 1/3, एफ बच जाएगा 100/300 मतलब 1/3 जी कॉस पाई टी बाई 60। एफ होता है डी वी बाई डी टी,
ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी नहीं आएगा, अभी हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा। यहाँ पर C1 लिखा हुआ था वो काट दो, सो इसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, इतना आ जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 भी बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब आपने C1 निकालना है। C1 निकालने के लिए आप इनिशियली वाली बात लोगे T0 तो V0, फिर C1 भी 0 आ गया, C1 को 0 पुट कर दो। ये सब स्टेप्स आपने करे हैं ना, पहले क्वेश्चंस में भी सेम स्टेप्स ही करे हैं, तो मैं डिटेल में दोबारा नहीं समझाऊंगी। आप V को पुट कर दो dx/dt, फिर इंटीग्रेट कर दो, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 आएगा। C2 को निकालने के लिए फिर t को 0 लो, t 0 है तो x 0 है, तो C2 की वैल्यू निकल जाएगी। C2 की जो भी वैल्यू निकलेगी यहाँ पुट कर देना, तो आपके पास x आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको x, अब आपको x निकाल लिया आपने। अब इन्होंने कहा था वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालो जब 15 सेकंड्स हो चुके हों, तो 15 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पीछे निकाला था आपने, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन ये निकल गया हुआ है, पीछे नहीं यही निकला हुआ है, v ये निकला हुआ है। तो इन दोनों में t की वैल्यू 15 पुट कर दो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं अगली वीडियो में करवाती हूँ।